तो जो लास्ट क्लास बचा किया था हम लोगों ने, देखो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। कुछ क्विजेस की थी हम लोगों ने, और ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छी तरीके से समझा था कि जो ये फोर्स होता है वो G m1 m2/r², जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने जो कहा था हम लोगों से कि यार फोर्स का फॉर्मूला है। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि भाई दो बातें बताई थी मैंने आपको कि G m1 m2/r² का ये जो फॉर्मूला आपको बताया जाता है, इसकी दो लिमिटेशंस होती है ना। वो याद होगा आपको कि या तो वो जो दो मासेस हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, या यूं कह लो कि दोनों काफी डिस्टेंस पे होने चाहिए। आई मीन तब लगा सकते हो, या फिर एक स्पेशल केस में हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई एक मास स्फीयर के फॉर्म में है, मतलब ज्योमेट्रिकली वो स्फीयर हो, और दूसरा मास हमारा जो है वो छोटा सा पार्टिकल है, तो भी आप ये फॉर्मूला G m1 m2/r² का अप्लाई कर सकते हो। ये कहा था फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड पार्टिकल, याद है आपको? लास्ट क्लास का लेक्चर है ये। आई मीन कुछ थोड़ा यस बहुत सर। है ना, मेमोरी में है आपके कि भूल चुके हो कि? ये है। ऐसा हाँ, मेमोरी सर है सर, कल रिवाइज ही किया रिवाइज किया है। गुड, वेरी सर गुड। अभी। कि फाइनाइट साइज की बॉडी और स्फीयर के बीच में, अगर एक स्फीयर है और एक फाइनाइट साइज की बॉडी, जैसे कि अर्थ और मून का एग्जांपल लिया जाता है, या अर्थ के आसपास कोई, वही जो फेमस एप्पल था, है ना, वो तो उसकी तो पूरी हिस्ट्री में फेमस हो चुका है वो। और मुझे पता नहीं कि वो जो एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा था वो पता नहीं किसी म्यूजियम में रखा है कि कहाँ रखा है। और उसमें फोर्स का फॉर्मूला है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय r², ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने ये भी समझाया था आपको कि क्यूब और अगर एक छोटा सा पार्टिकल है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एक स्फीयर और एक पार्टिकल है तब इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन पेंडिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल जी कहा जाता है। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन नाम से ही एक्सेलरेशन है ना, फ्री फॉल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। पहले आपको मैं बता दूं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, पहले आप ये देखें ना, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच के डिफरेंस को। तो राइट साइड पर आपके अर्थ की इमेज होगी, स्क्रीन के राइट साइड पर अर्थ की इमेज, है ना। और इसमें मेरे ख्याल से इंडिया दिख रहा है अपना, है ना। है, हाँ हाँ यस है, सर। हाँ, यस सर, राइट साइड कोने है। में दिख रहा यस सर। यस, आई लव इंडिया। तो चलो हमारा इंडिया है इसके अंदर, है है। ना यस भाई। सर, कोने में दिख रहा है एकदम। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दिख तो सर रहा है, मेन तो सर अफ्रीका और यूएई दिख रहा है अभी तो। कोई बात नहीं। सऊदी अरेबिया जरूर दिख रहा है सबसे अच्छे से। हाँ हाँ, एनीवे बच्चा, तो देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है ना, मतलब एक जरा सा क्लियर कर लो। तो ये मेरे पॉइंट वाइज इधर एक लेफ्ट साइड पर भी इमेज है, उसको देखो आप। कैपिटल जी के बारे में कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 और 10⁻⁻11 है। वो पावर नहीं लिख पाए वहां पर, वो m2 नहीं है, वो मीटर स्क्वायर है। और एक kg2 का मतलब यहाँ पर बेसिकली किलोग्राम स्क्वायर है यार, ये है ना। ये 2 जो है वो पावर में है यहाँ पर, और m के आगे जो 2 है वो मीटर स्क्वायर है। और ये -11 जो देख रहे हो वो 10⁻11 नहीं है, बेसिकली ये 10⁻⁻11 है। समझ पाओगे आप इसको? थोड़ा सा मतलब इसमें लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये 10⁻⁻11 है बच्चे यहाँ पर, है ना। सर समझ ये रहे हैं। हाँ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे किलोग्राम स्क्वायर है, एनीवे। और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। हालांकि उसकी वैल्यू जो होती है वो कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर बदलती है, और चेंजेस एवरी प्लेस ऑन द प्लेनेट। दैट मीन्स अगर मून की बात करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कुछ अलग है, लेकिन मून हो चाहे कोई भी दूसरा प्लेनेट है या कोई भी और चीजें पे जाते हो, तो आप उसके लिए भी कैपिटल जी सेम होगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। changes every place on a planet. For example, on moon, the value of small g, which is known as acceleration due to gravity, is 1/6 of that on the Earth surface. But capital G के बारे में कहेंगे, and that is why it is called universal. पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहेगा ये। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, कैपिटल जी की वैल्यू में फर्क नहीं आने वाला है। कैपिटल जी एक कांस्टेंट टर्म है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन है। तो ये जो आप स्मॉल जी कहते हो, इसी को हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। फ्री फॉल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल का मतलब ये हुआ कि आप हवा में कोई चीज अगर गिर रही है, मतलब फ्री फॉल एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग फ्रीली। फ्रीली मतलब बेसिकली क्या हुआ यार, मतलब फ्री, आप समझ सकते हो फ्री वर्ड किसको बोलते हैं? फॉलिंग फ्रीली इन एयर। इंटरेक्शन। हाँ, कि मतलब उसमें कोई क्या कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शंस ना हो कोई। फ्री मतलब क्या हुआ कि कोई लिमिटेशंस नहीं है उसकी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट मीन्स कि कोई और, मतलब ग्रेविटेशन के अलावा किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है।
नो अदर फोर्स देन ग्रेविटेशन, सिंपल सा रूल है, फ्री फॉल उसको बोलते हो आप। नो अदर फोर्स, कोई भी फोर्स, नो अदर फोर्स देन ग्रेविटेशन एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लग सकता है, ग्रेविटेशन होगा, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा। दैट मीन्स कोई बॉयंसी नहीं होगी, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, किसी भी तरीके का और पुलिंग फोर्स या किसी भी तरीके का और कोई एक्सटर्नल पुश नहीं काम कर रहा होगा, सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रहा होगा। उस टाइम पर आप कहते हो कि ये एक्सेलरेशन फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, और उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ये एक एक्चुअल डेटा आपके सामने है बच्चा, है ना, ये कोई एक एक्चुअल डेटा है, मतलब बेसिकली सर बट जो वो सर जो गैस में होता है उसमें तो फ्रिक्शन वर्क करता है, और कहाँ किसी पे, ऑब्जेक्ट पे तो वर्क। क्या बच्चा फिर से बोलना, फ्रिक्शन कहाँ वर्क करता है? सर गैस मतलब नहीं, सर एयर पार्टिकल। राइट, तो वो हम कह रहे हैं ना कि देखो ये जो है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के कितनी हाइट तक है, अगर इसका आपको कुछ आइडिया हो ना कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है ना, लेयर है, अगर आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं वो इतनी हाइट पर क्यों लेके जाते हो आप? मतलब फ्लाइट्स को हम लो हाइट पर भी ले जा सकते हैं ना, बट फ्लाइट्स ऑलमोस्ट जो है वो 40,000 फीट की हाइट पे चलते हैं, लगभग 40-50,000 हाइट पे जाके फ्लाइट्स चलती हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या इतनी हाइट पर लेके जाने का इनका, बोले? सर तो वहाँ ताकि ग्रेविटी लेस होती है और जिससे ताकत से प्लेन की कम लगती है। अच्छा, एक तो ग्रेविटी तो कितनी लेस हो जाएगी, आप बगल में देखो ना, आप ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेस हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, दिखा रहा कुछ रीजन है। हाँ, आपने 0.13 तक जा सकती है। बच्चा एक मिनट सुनो तो, 1000 मीटर ऊपर जाने पर 7.33 होती है, और फ्लाइट्स जो होती हैं वो कितनी हाइट पर चलती हैं आपको बताऊं, लगभग 50,000 फीट, मीटर किलोमीटर नहीं कह रहा वो, और 40,000 फीट का मतलब जानते हो लगभग कितने किलोमीटर हुआ वो? एनी आइडिया कि मतलब 40,000 फीट ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर हुआ? आप कन्वर्जन करके देख सकते हो। 4500 आई अप्रॉक्स। थिंक 20,000 होगा। नहीं बच्चा, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? सर लगभग 4000 किलोमीटर के। 4,000 किलो? 1.292 किलोमीटर, हाँ, 1.292। 4,000 किलोमीटर क्या हो गया तुमको भाई? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं पता है आपको? 3 फीट होते हैं लगभग, ऑलमोस्ट Yes, 3.2। यस सर, ये नहीं पता था। तो 42, चलो 42,000 कर लो, 42,000 को 3 से डिवाइड करो, तो 14,000 मीटर, 14,000 मीटर है ना, बहुत ज्यादा मीटर। है ना। 42,000 को 3 से करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 14,000, इतना मिलेगा ना बच्चा, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो 14,000 मीटर मतलब 14 किलोमीटर, बहुत बहुत ज्यादा हाइट हो गई, बहुत ज्यादा हाइट हो गई है। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. मतलब फ्लाइट्स Yes, sir. आप आपको लगता है ना, ये इतनी ज्यादा हाइट पे जाते नहीं है बच्चे, इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं जाते हैं। मतलब फ्लाइट्स जो होती है वो मुश्किल से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, बस बहुत सर होता हवा है। की डेंसिटी कम होती है ऊपर इसलिए। हाँ हाँ, और उतने उतने ऊपर ही एटमॉस्फेयर गायब हो जाता है। नहीं, आपसे कहते हैं फ्लाइट्स में कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाए तो अपना मास्क निकाल लें और ये सब कर लें, आई मीन क्योंकि ऊपर यस सर। एटमॉस्फेयर कम हो जाता है, दैट मीन्स कि बहुत बहुत कम है पार्टिकल्स, तो वहां जहां पर एटमॉस्फेयर कम है वहां पर लगभग वैक्यूम टाइप की चीज आ जाती है, और जब वैक्यूम टाइप की चीज आएगी तो आप एयर रेजिस्टेंस और बाकी सब चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यही चीज कहा जाता है इसमें, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, मतलब कि नो अदर फोर्स देन ग्रेविटेशन, यानी कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, 10-12 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, सब एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेशन काम कर जाएगी। एनीवे, तो ये 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पर 7.33 हो जाता है, 2000 पे जाने पर 5.68 जी की वैल्यू। इस तरीके से ये रियल डेटा है बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल डेटा है, और अर्थ के सरफेस से जाने पर। तो आज हमको ना इसी चीज की स्टडी करनी है। देखो हम साइंटिस्ट तो है नहीं कि ये वैल्यू कैसे आएगी, बट हम इसका फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं कि ये किस फॉर्मूले के थ्रू हो रहा है, ये क्या फॉर्मूला होता है इसका, मतलब कि एल्टीट्यूड में, मतलब कि हाइट में और ग्रेविटी जी के बीच में क्या रिलेशन चलता है, इनमें क्या रिलेशन है। बट इस रिलेशन से जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि जो स्मॉल जी है, आप इसके बारे में इसके नाम से ही समझ सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये साफ साफ कह रहे हो आप। मतलब
इसको और बेटर वर्ड में अगर कहूँ तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह दीजिए, ज्यादा बेटर वर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये तो फिर न्यूटन लॉ से ही सॉल्व होकर के आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाता है। एक्सेलरेशन मतलब F इक्वल टू ma वाली इक्वेशन लगाए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, so this must be equal to the force of gravitation and divided by the mass of object, force of gravitation, और उसको डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट से, किस ऑब्जेक्ट से, जो एक्सेलरेट हो रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड करके आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करने जा रहे हैं। आगे जो भी हम डेरिवेशन करेंगे ध्यान रखना है इसी को फॉलो करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Force of gravitation, what is the formula to calculate the force of gravitation? And the force of gravitation can be calculated by the formula, which is capital F equals to the constant capital G, mass of earth and the mass of particle, and divided by r square. अब इसमें स्मॉल r क्या है? इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में स्मॉल r है क्या? तो आपको एक बार फिर से पुराना रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ नहीं बच्चा है, स्मॉल r जो है ना, देखो स्मॉल r ये है Distance between two bodies. Distance between two bodies. नहीं, तो बॉडीज में एक अर्थ है और एक पार्टिकल है, तो स्मॉल r जो होता है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होता है, बट कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप इस लाइन को पढ़ो ना बच्चा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, आपने इसलिए मैंने रिवीजन करने के लिए कहा था। देखो क्या लिखा है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज इफ द एंटायर मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। क्या लिखा है फिर से पढ़ो आप इसमें, कि ये जो अर्थ है आप इसके लिए ये मान सकते हो, बिकॉज अर्थ को लगभग स्फेयर माना जाए अगर, तो आप ये कहेंगे कि अर्थ का जितना भी मास है, बीइंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, द एंटायर मास, यहाँ पर कह रहे टोटल मास ऑफ द एंटायर मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर पॉइंट। दैट मीन्स कि अर्थ के मास को अर्थ के सेंटर पे मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का मास अर्थ के सेंटर पे है, तो जो स्मॉल r है वो डिस्टेंस मेजर होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस वहां तक का लेंगे। लेफ्ट साइड के डायग्राम में भी दिखाया हुआ है बच्चे आपको, देखो स्मॉल r मैंने क्या दिखाया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड टू द पार्टिकल जिसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये इसको ध्यान रखना आप, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फिर से बोलना, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, इसको ध्यान रखिएगा। और force of gravitation when divided by the mass of object, it becomes gravity small g, known as free fall acceleration, that is acceleration due to gravity. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये g और g का कंपैरिजन होगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ g वेरीज विथ हाइट। ये जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये जो रिलेशन आप पढ़ रहे हो कि 1000 किलोमीटर पर g की वैल्यू इतनी, 2000 किलोमीटर पर 5.68, 3000 किलोमीटर पर 4.53, तो इसके मतलब जी में और हाइट के बीच कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप आने वाली है, इन दोनों में कुछ इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन आप डिराइव करने जा रहे हो। हाउ जी वेरीज विद द हाइट h, ये h के साथ। तो ये जो ब्लू कलर से आप सर्कल देख रहे हो ना, ये थोड़ा सिंपल पिक्चर है, बेसिकली ये अर्थ की पिक्चर है, मतलब अब रियल पिक्चर्स नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल सर्कल दिखा रहा हूँ। अर्थ, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ मान ले इसको, ठीक है, और स्मॉल h बेसिकली जो हाइट है। रेड कलर से जिसको आप देख रहे हो वो कोई एक पार्टिकल है, स्मॉल m मास का पार्टिकल मान लीजिए। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर होगा, पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, एक बार हम ये केस मानेंगे और एक बार सेम पार्टिकल को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ये कह देंगे कि पार्टिकल सरफेस से कुछ ऊपर है, मतलब पार्टिकल एट सम हाइट, एल्टीट्यूड जिसको कह सकते हो आप, एल्टीट्यूड h। तो आप ये कंसेप्ट लगाओ ना यार कि जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उस पर न्यूटन की लॉ के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा होगा और किस तरफ लग रहा होगा। तो ये जो बिगर स्फीयर लाइट ब्लू कलर से आप देख रहे हो जिसको हमने अर्थ माना हुआ है, और ये अर्थ और ये छोटा स्फीयर जो रेड कलर से है स्मॉल m, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन काम करेगी, यानी कि ये छोटा वाला पार्टिकल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और कितना फोर्स होगा, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहें आप कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय R square. हाँ, मतलब डिवीजन में आप जो डिवीजन करोगे वो हमेशा होगा स्क्वायर ऑफ r स्क्वायर, का मतलब होगा इट इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस स्मॉल पार्टिकल
of red color and the center of earth. So if this particle is on the surface of earth, the separation between the particle and the center of earth is equal to the radius of earth, which is capital R square. इसको आर ई मान लो, फर्दर ई फॉर अर्थ और बेटर कर देते हैं, आर ई से डिनोट कर देते हैं इसको, ई फॉर अर्थ। समझ आ रहा है ये चीज आपको? यस सर, आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, अब फोर्स को मास से डिवाइड करिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास करो, दैट इज द एक्सेलरेशन वैल्यू, और इसको ही हम स्मॉल जी कहते हैं, दैट इज नोन स्मॉल जी। जब इसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टर्म बचेगा जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये तो ये हमारी ग्रेविटेशन की वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है। बट इसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन ये तब है जब आपने उस ऑब्जेक्ट को सरफेस पर रखा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर हम किसी हाइट पे चले जाएं, पहला पॉइंट आपने निकाला है एट सरफेस, कि सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशन की क्या वैल्यू होगी, जी की क्या वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप यहीं पर ध्यान से सुनना, एट सम हाइट अगर हो, आप सरफेस से कुछ हाइट पर अगर चले जाते हैं तो देखिए फर्क क्या पड़ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो, F इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ पर अपना पार्टिकल मानते हैं, रेड वाले पार्टिकल को, ठीक है जी, ये पार्टिकल अगर यहाँ पर है, मतलब किसी एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वहां पर रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्मॉल एम, लेकिन डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस लिखेंगे अब R plus H आर whole प्लस, square. क्योंकि अर्थ के सेंटर से लेना है आपको, तो अर्थ के सेंटर से जब चलोगे, डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से काउंट होती है, तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ काउंट होगा, और प्लस उसके ऊपर और कितनी हाइट पे चलेगा वो काउंट हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर में बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ एंड प्लस एच होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका आंसर। आया बात सर समझ में? जितनी ज्यादा हाइट सर उतनी कम ग्रेविटी का एक्शन। हाँ, यही तो हो रहा है यहाँ पर, देखो यही तो दिखा रहे हैं आपको पीछे डेटा में, कि आप जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो, ग्रेविटी जी की वैल्यू रिड्यूस करती जा रही है, और कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है। सर, तभी जब भी कोई छत पर से मतलब मूवीज में कूदता है तो उसको टाइम मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम में गिरता है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो तो आपका वो है कि बिकॉज सर वो, मूवीज में साइंस की बैंड बजा दी जाती है। हाँ बच्चा, वो छत से, Yes, देखिए sir. मैं क्या बोल रहा हूँ कि छत इतना ऊपर, छत की हाइट कितनी होगी यार, मतलब उसमें ग्रेविटी हाँ बहुत। सर, रिजॉर्ट मान लीजिए सर, अगर उससे उसके ऊपर से कोई कूदेगा तब। अरे आप कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से कूद जाओ, वो भी आपकी, उसमें भी जी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, अनलेस आपकी सर अनलेस कुछ सेकंड्स का फर्क होगा सर, भले ही सर लंबे लंबे से कूदेंगे सर 1 मिनट के अंदर अंदर सर गिर जाएंगे, नीचे तक पहुंच हाँ, जाएंगे। वो एक सेपरेट चीज है। देखो मैं आपको ये पहले समझा दूं, ये फोर्स हो गया, लेकिन हमें फोर्स नहीं निकालना भाई, आप ये समझो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो, ये तो फोर्स है। अभी आप इसको मास से डिवाइड करो, तो जब मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अभी ये तो जी थोड़ी आया, ये तो फोर्स की वैल्यू आई है ना। अब ग्रेविटी अगर निकालोगे जी किसी एल्टीट्यूड पे जाकर के, मतलब ऊपर जाकर के, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स किसी एल्टीट्यूड पर निकाला है आपने, मतलब किसी हाइट पर फोर्स है ये, तो इसको मास से डिवाइड करो। स्मॉल जी का मतलब फोर्स अपॉन मास, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, स्मॉल जी का मतलब फोर्स निकाल करके मास से डिवाइड कर दीजिए उसको। तो आप यहाँ पर मास से डिवाइड करो, यानी कि छोटे वाले मास एम से डिवाइड कर देते हैं, तो जिस छोटे वाले मास से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आपका आंसर बचेगा जी इंटू कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय नीचे आर ई और प्लस एच स्क्वायर। समझ पा रहे हो इसको? बोलो। Yes, sir. और ऊपर जो जी निकाला है, ये जो जी है इसको एस लिख रहा हूँ, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सरफेस, कि ये जी की वैल्यू सरफेस के पे होगी, और ये जी एल्टीट्यूड का मतलब जब किसी हाइट पे चले जाओगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। मतलब एल्टीट्यूड्स पर ग्रेविटी की अलग वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, सरफेस पर वो अलग है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं एक बार, कि सरफेस वाली ग्रेविटी का और एल्टीट्यूड वाली ग्रेविटी का आपस में क्या रिलेशन है। एक बार देखो कैसे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जी इंटू कैपिटल एम ई की वैल्यू निकाल सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा ग्रेविटी जो सरफेस के ऊपर होगी मल्टीप्लाइड बाय आर ई स्क्वायर, और इस जी एम ई को ले जाकर के हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, देखो अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ग्रेविटी एट सम एल्टीट्यूड इक्वल टू
जी एम ई को रिप्लेस करेंगे। न्यूमरेटर में जो जी और एम ई का प्रोडक्ट है, इस न्यूमरेटर वाले प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बनेगा ग्रेविटी एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ठीक है बच्चा यहाँ तक ना। तो इसको और बेटर वे में आप ऐसे लिख दो कि जी एल्टीट्यूड इक्वल्स टू जी एट सरफेस एंड देन आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच एंड देन होल स्क्वायर कर सकते हो इसका, पूरे का दोनों तरफ स्क्वायर है। ये बात समझ में आई आपको? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. तो जी एल्टीट्यूड इक्वल्स टू जी एट सरफेस ब्रैकेट में आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, ये बेसिकली फॉर्मूला बना। अब आपको ना मैं वेरीफाई कराता हूँ। इस फॉर्मूले को हम ले चलते हैं उस टेबल की तरफ। इस फॉर्मूले को जरा टेबल की तरफ लेके चलो, यहाँ पर लेके आते हैं। तो जी हमने कहा कि जी एल्टीट्यूड बराबर जी एट सरफेस, और एक बार फिर से फॉर्मूला देख लें यार, है ना। ये था आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है, जो सरफेस पर ग्रेविटी जी सरफेस वाली होती है, वो हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जो हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, वो ये है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बेसिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर है। मतलब अगर कोई चीज सरफेस पर रखी जाएगी अर्थ के सरफेस पे, तो आप कह सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलो वेरीफाई करें, 1000 किलोमीटर की हाइट की ये वैल्यू को वेरीफाई करें। हो सकता है आप लोगों से कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर आप अगर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कर लें आप, है ना, आराम से, प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो देखो मैं फर्स्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। जब आपने एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर रखा है, 1000, यानी कि इस फॉर्मूले में एच की वैल्यू 1000 है, और आपको एक बताता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अर्थ का रेडियस ऑलरेडी पता है सबको, ये लगभग कितना होता है, अराउंड 6400। क्लियर है आपको? आई मीन आइडिया है इसके बारे में, अर्थ के रेडियस के बारे में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब जरा आप लोग वेरीफाई करो, इस डेटा को वेरीफाई करते हैं फॉर्मूले से। इस डेटा को फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप h को, मतलब h बराबर 1000 रखें, तो क्या बन जाएगा, ग्रेविटी एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 9.8 हो गया ग्रेविटी एट सरफेस, न्यूमरेटर में 6400 और डिनोमिनेटर में 6400 प्लस 1000, दैट मीन 7400, और इसका स्क्वायर। अब तो आप चाहो तो वैसे मैथमेटिकली कर लो, या फिर अगर कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और देखो क्या वैल्यू आती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये और इंटू 9.8 है, मैं तो देखो कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट, जो कैलकुलेटर के हिसाब से आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेटर। और यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दैट मीन्स की जो एक्सपेरिमेंट करके जो आंसर आता है वो 7.33 आता है। 7.33 आ रही है कैलकुलेटर से नहीं आ तो रहा है? 7.33 आ रहा है Yes, sir. मेरे में। 7.33 आ रहा है। अच्छा, तो हो सकता है भाई हमारी कैलकुलेटर खराब होगी फिर। चलो फिर तो ठीक है, आई मीन मैच कर रहा। तो दूसरा वाला वेरीफाई करो, 2000 वाला वेरीफाई करो, क्या ये डेटा सही है? 5.68 वाला The 5.67. है ना। 2000 मतलब 2000 का मतलब डिनोमिनेटर बदले, देखो न्यूमरेटर नहीं बदलेगा, न्यूमरेटर में तो आ रही है। डिनोमिनेटर में आप h को रिप्लेस करते जाओ, जब 2000 रखेंगे तो यहाँ 74 की जगह 84 हो जाएगा, फिर 3000 रखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 94 हो जाएगा। और आप चेक करते जाओ कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, क्या ये नंबर्स फॉर्मूले से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके। चेक करो, दो तो आप लोगों ने कंफर्म कर दिया, तीसरा भी देख लो, 3000 वाला भी देख लो, 3000 वाला भी वेरीफाई कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। सर 4.53 आ रहा है कौन सा? 3000 सर, वाला? 3000 वाला तो वो सही है 4.53। यस सर, सही है। समझ गए कि ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से बनती है, किस फॉर्मूले से, मतलब यही फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि किसी भी एल्टीट्यूड पर अगर आपको ये पता लगाना हो कि स्मॉल जी कितना होगा,
तो सरफेस वाला 9.8 है, अर्थ का रेडियस आपको पता हो जाएगा 6400 किलोमीटर, और उसके बाद आप उसमें एल्टीट्यूड की वैल्यू रखते चले जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, किसी भी हाइट पे जाने पर आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है आपको? सर जी और 50,000 के बाद ग्रेविटी इन एयर जीरो कह क्यों आ सकते हैं रही ना? है? कहाँ पे बच्चा? सर जी को हम ग्रेविटी इन एयर कह सकते हैं ना, या ग्रेविटी इन एल्टीट्यूड ही कहना पड़ेगा? हाँ, एयर कह दो, एयर तो एल्टीट्यूड ही हुआ ना, मतलब ग्रेविटी नहीं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहिए इसको। ये तो फोर्स और मास का रेशियो है ना, फोर्स अपॉन मास है, तो एक्सेलरेशन हो गया बच्चा ये। ठीक है, एयर कहे तो चाहे एल्टीट्यूड कह लो। अब जीरो आप क्या करो, जीरो कहाँ पे हो रहा है? देखो बच्चा ये बताओ, 50,000 किलोमीटर पे क्या वैल्यू आ रही है? 50,000 किलोमीटर रख के देख लो, आपका आंसर 0.13 आ रहा है। अगर आप 1 लाख किलोमीटर रख दो नीचे, डिनोमिनेटर में h की वैल्यू 1 लाख किलोमीटर करोगे, देखो 1 लाख सर किलोमीटर एरर आ रहा है तो। एरर आ रहा है, इसका मतलब आंसर अब आएगा ही नहीं, जीरो हो गया। अरे भाई आप ये देखो क्या होता है, अभी आपने एक ये मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, और वैसे भी सुनते होगे, मंगल मिशन वाली जो मूवी आई थी ना, तो उसमें ये नहीं कहते हैं कि एक टाइम बाद अर्थ की ग्रेविटी से आप बाहर निकल जाओगे? वो जो मार्स मिशन था, कौन सा था, अभी नहीं एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार वाली, और वो मिशन मंगल, Yes, sir. मिशन मंगल ग्रेविटी के सर रेंज से बाहर लेके जा रहे हैं, तो उसको प्रेशर तो लगाकर। हाँ, उसमें ये तो कहते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, तो और उसके बाद हम फिर मतलब प्रॉब्लम उनको यही थी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल बेल्ट है उसको क्रॉस कैसे करोगे आप? तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो लगभग 50,000 किलोमीटर तक है ना? अच्छा, मून का डिस्टेंस कितना है, कोई आइडिया है आपको? अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है? 50,000 से कम ही है सर, इसके वजह से सर उसकी रेंज अरे के अंदर जाता है। भाई साहब फिर से सोचो कितना है, एक बार देखो, ये 50,000 किलोमीटर है। अर्थ की रेडियस तो ज्यादा ही 3,40,000 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर ग्रेविटी सोचो कितनी कम होगी। सर 3,84,000। तो 50,000 से तो ज्यादा हुआ, कम हुआ वो? सर ज्यादा। तो ज्यादा है। तो ज्यादा। क्या ज्यादा है? 50,000 ज्यादा है कि मून का डिस्टेंस ज्यादा है? मून का मून का डिस्टेंस डिस्टेंस। सर मून का डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा वहां पर वो 0.13 से भी कम होगा वैल्यू वहां पर, यानी सर कि 1 लाख के लिए 0.03 आ रहा है। 0.03 1 लाख के लिए ना। यस सर। तो अगर हम मून का कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से ना, कि लगभग मतलब मून का मतलब आपको जो एच है, एच वो लगभग रखना पड़ेगा आपको 3,84,000 किलोमीटर के आसपास। 3,84,000 स्मॉल एच की वैल्यू रखोगे तो बहुत ही कम आंसर आएगा, बहुत छोटा आंसर आएगा, मतलब काफी छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ बहुत कम एक्सेलरेशन से चक्कर लगाता है, बहुत जीरो, लगभग जीरो एक्सेलरेशन का चक्कर होता है वो। सर पर फिर भी सर एक दिन में सर कर लेता है सर पूरा एक रिवॉल्यूशन। नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी तो है ना उसमें यार। ये एक्सेलरेशन है बच्चा, वेलोसिटी नहीं है। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, और चक्कर तो आप अपनी वेलोसिटी की वजह से लगाते हो, चलने की वजह से लगाते हो। चलो, तो ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना, हमने बताया कैसे डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन भी आपको बता दिया है, और एक आगे करते हैं, है ना, कि हाउ जी वेरीज विद द हाइट। आंसर ये है, बाय दिस फॉर्मूला द ग्रेविटी वेरीज विद द हाइट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है यार, है ना, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि थोड़ा ध्यान सुनना, सरफेस पर मतलब जो ग्रेविटी की वैल्यू है सरफेस पर वो है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग ग्रेविटी, अगर आप ग्रेविटी को कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग ग्रेविटी जी एट सरफेस ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, अर्थ के अलावा भी तो और प्लैनेट्स है ना, उनके अलावा अगर सब पे कंपेयर करना हो तो आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हो कि ग्रेविटी एट सरफेस, है ना, ऑफ कोई भी प्लेनेट चूज कर सकते हो आप, कोई भी प्लेनेट मान लो, ऑफ एनी प्लेनेट, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे ना, कैपिटल जी। यही मैंने आपसे पीछे कहा था कि जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब किसी और अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पर भी अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी।
लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के मास अलग होते हैं, दूसरे प्लैनेट्स का साइज अलग होता है, उनका रेडियस अलग होता है। तो उसी प्रपोर्शन में आप क्या करेंगे, उनके लिए मास ऑफ उस प्लैनेट की बात कर लो जिस भी प्लैनेट के ऊपर आप चाहते हो, और डिवाइडेड बाय जो भी वो प्लैनेट है उसका कुछ ना कुछ साइज होता है ना। आज की डेट में आपको हर एक प्लैनेट का मास और हर एक प्लैनेट का साइज अवेलेबल है, इसका स्क्वायर। तो इससे आप किसी भी प्लैनेट के लिए पता लगा सकते हो कि ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी। एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अब देखो, एज एग्जाम्पल मैं एक रैंडम वैल्यू पुट कर रहा हूं। लेट वी हैव अ प्लैनेट, अर्थ के अलावा बात कर रहा हूं, वी हैव अ प्लैनेट ऑफ मास इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अर्थ। उसका मास जो है वो अर्थ से 3 टाइम्स ज्यादा है, एंड उसका जो रेडियस है, रेडियस इज हाफ ऑफ अर्थ, है ना। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, रोज नई प्लैनेट डिस्कवर होते चले जाते हैं। तो कोई ऐसा प्लैनेट मान लो जिसका मास अर्थ से 3 टाइम्स ज्यादा है और उसका रेडियस अर्थ का हाफ है, तो व्हाट इज ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट, अगर पूछा जाए कि उस प्लैनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। जैसे अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दूसरे प्लैनेट के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वो भी ऐसा प्लैनेट जो अर्थ से 3 टाइम्स हैवियर है, लेकिन साइज में अर्थ का हाफ है, रेडियस छोटा है, छोटा प्लैनेट है लेकिन भारी प्लैनेट है। तो कितनी ग्रेविटी होगी अगर अर्थ 9.8, ज्यादा होगी। नहीं ज्यादा तो होगी, 6 times. बट हाँ कितने टाइम्स ज्यादा होगी ये क्वेश्चन Sir, पूछना 6 times. 6 टाइम्स, ओके, है ना, यही क्वेश्चन। ज्यादा तो होगा लेकिन इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सोल्यूशन पार्ट इसका लाओगे कैसे। देखिए जब आप देखो, अब देखो जी अर्थ, जब आप अर्थ पे ग्रेविटी का कंपैरिजन करेंगे तो आप लिखोगे कैपिटल जी, मास उसमें अर्थ का यूज किया जाएगा, और डिनोमिनेटर में रेडियस अर्थ का ही लिखेंगे, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। और 6 meter. हाँ बच्चा देखो, Yes, sir, 6. और जी जब प्लेनेट की बात करेंगे, जिस प्लेनेट को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैपिटल जी वह मास प्लेनेट का होगा, और डिवाइडेड बाय रेडियस उस प्लेनेट का, रेडियस ऑफ द प्लेनेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। Sir, 12. 12 आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को तो डिवाइड 12 टाइम्स होगा। 12 times. 12 टाइम्स होगा, सही है, कि जी ऑफ अर्थ Sir, डिवाइडेड बाय 12 times. जी ऑफ प्लेनेट, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, दोनों इक्वेशन जब डिवाइड की जाएंगी, तो कैपिटल जी और डिवाइड करने के बाद कैपिटल जी कैंसिल कर जाएंगे, और आपके पास मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लेनेट इनटू रेडियस ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। इसको समझ लेना थोड़ा सा, मैंने सिर्फ ई और पी लिखा है, ई और पी का मतलब अर्थ और प्लेनेट, तो ये अर्थ आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर। तो अब इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट, पहला वाला रेशियो कितना बनेगा, ये 3 है या 1/3 है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लेनेट, इसके हिसाब से कि प्लेनेट का मास, 1/3. है ना। तो फर्स्ट रेशियो मतलब ये पहला वाला रेशियो 1/3 हो गया, और ये रेडियस ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितना हुआ, रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ का हाफ है, तो आरपी डिवाइडेड बाय आरई, आरपी डिवाइडेड बाय आरई ये भी हाफ हो गया, और इसका स्क्वायर है बाहर, बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/4, हाफ और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी टोटल वैल्यू ये 1/3 इंटू 1/4 है। तो इसके बाद आप कंक्लूड ये कर सकते हो कि इसका मतलब ग्रेविटी जो प्लेनेट के ऊपर आएगी वो 12 टाइम्स ग्रेविटी ऑन अर्थ है, और ग्रेविटी ऑन अर्थ इज बेसिकली 9.8, सो फाइनल आंसर विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आंसर उस प्लेनेट के ऊपर होगा। समझ आया? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। वेरी गुड। एक बार फिर अच्छा। से समझा दे सर, थोड़ा मुश्किल लगा। कहाँ पर? सर मुझको एक चीज नहीं समझ आई कि आपने सर ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया हुआ है बीच में। अबे वो ग्रेटर देन नहीं है, वो मतलब अगला स्टेप। वो इम्प्लाइज वाली चीज है बे, वो ग्रेटर देन नहीं है, वो सर मतलब एक, उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। ये अगला स्टेप है, मतलब कि इसके बाद ये है, वो डिवाइड किया ना दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। Yes. यस सर। चलो। सर एक मिनट रुकिएगा। सर कुछ ज्यादा इजी है। एक कह रहा है कि मेरे को अभी
थोड़ा सा रुके रहो। और एक एक कह रही है बड़ा आसान है ये। जी है। हाँ भाई इजी तो है, मतलब वाकई इजी है। देखो अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं ना, प्रॉब्लम विच इज बेसिकली सर रिलेटेड टू। लास्ट सर कॉपी कर रहा था। मिल जाएगा, अभी नोट्स भेज देंगे आपको। अच्छा चलो आप कॉपी कर लो, ठीक है। देखो हालांकि मैं अभी इसका पीडीएफ फाइल भेजूंगा आपको। चलो कर लो आप इसको। हो जाए बच्चा बता देना फिर, है ना। कॉपी हो जाए तो एक बार ओके कर देना, तो हम नेक्स्ट कॉपी पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हो गया बच्चा? सर बहुत पहले ही हो sir. गया था। चलो ठीक हो। डेंसिटी ऑफ अर्थ के ऊपर क्वेश्चन है अभी ये, है ना। डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये निकालना है आपको, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, सेम यही क्वेश्चन है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ। Mass upon volume. नहीं बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम तो है, लेकिन अच्छा देखो हम एक बात समझो, कभी आपके मन में ये क्वेरी नहीं आती है यार कि साइंटिस्टों को कैसे मालूम चला कि अर्थ का रेडियस इतना है, अर्थ का मास इतना है? यस सर, बहुत बार सोचा था। यस सर आज तक तो यस सर पर आज तक आंसर नहीं मिला उसका। तो आप ये सोचो, हाँ तो भैया ये बताओ, क्या अर्थ को किसी तराजू पे तो तौला नहीं होगा कितने किलो का है? प्रैक्टिकली नहीं सोचो सर, आप। अप्रोक्सीमेशन ही लगाया होगा। नहीं, साइंस में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है आपको। अच्छा ये बताओ, अर्थ पर बैठे बैठे कैसे मालूम चल जाता है कि मार्स का रेडियस कितना है? कैसे मालूम चलता है कि मार्स का मास कितना है? सर डायरेक्ट वे से नहीं, सर इनडायरेक्ट। इसके सैंपल से। सैंपल से। हाँ तो मतलब बेसिकली डेंसिटी वगैरह का आइडिया लगाते हैं और जी का आइडिया लगाते हैं। साइंस बहुत एडवांस यस है, सर। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको वाकई में एस्ट्रोफिजिक्स में एंटर कर जाओ तो एस्ट्रोफिजिक्स से बढ़िया इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। देखिए डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हम लोग स्मॉल जी तो आप फाइंड कर सकते हो ना एक्सपेरिमेंट करके, मतलब ये तो निकाल सकते हो ना। वी कैन फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके थ्रू स्मॉल जी की वैल्यू निकाली जाती है लैब में। तो जब आप स्मॉल जी निकाल सकते हो, और रेडियस निकालने का एक और आगे कंसेप्ट है, वो साउंड वेव से होता है। साउंड वेव जिसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, डॉपलर इफेक्ट वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके थ्रू रेडियस निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के स्मॉल जी और रेडियस ऑफ अर्थ भी हम एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं। इसको भी एक्सपेरिमेंटली पता लगाया जाता है। स्मॉल जी तो आप पेंडुलम वाले से निकाल सकते हो, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आगे आपको कभी बताएंगे कि डॉपलर इफेक्ट करके एक टॉपिक होता है साउंड वेव में, साउंड के केसेस में, उसके थ्रू किसी भी प्लेनेट का रेडियस पता लगा सकते हैं। और यस सर जी ना, अब इन दो से आप डेंसिटी पता लगा सकते हो। दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप डेंसिटी पता लगा लो, डेंसिटी मालूम चल जाएगी तो मास कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी प्लेनेट का मास आप मेजर नहीं करते हो, कैलकुलेट करते हो। कैसे? देखो ग्रेविटी जी की वैल्यू के बारे में कह रहे हो कि ये कैपिटल जी इंटू मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर जो मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वी इंटू डी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। और वॉल्यूम क्या रखते हैं स्फीयर के केस में अगर बात करी जाए, अगर कोई स्फीयरिकल बॉडी है तो उसके वॉल्यूम और रेडियस के बीच का रिलेशन तो 4/3 4/3 पाई आर आर क्यूब स्क्वायर। होता है 4, है ना। मास इक्वल्स टू इतना। तो आप ये कर सकते हो। तो आप ये फॉर्मूला, ये जो मास आ रहा है ना, इस मास को ले जाओ और न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ न्यूमरेटर में ले आओ। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में उस मास को पुट करोगे तो आपके पास जी की एक वैल्यू बनेगी, कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स मास रिप्लेस्ड बाय 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी डी। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, न्यूमरेटर में आर क्यूब है, तो वो कैंसिल कर जाएंगे एक, है ना। एंड अल्टीमेटली आपको डी मतलब डेंसिटी की जो वैल्यू मिलेगी सब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये 3 लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा आपको 3 इंटू स्मॉल जी डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर। सही लिखा मैंने? चेक करो क्या ये चीज सही लिखी है? यस सर सर बहुत कम है। नहीं, अब इसको निकालते हैं। अब देखो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा ये पता लगाते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल, अब हम ना डेटा एंटर करते हैं इसमें। तो डेटा एंटर करो जरा, क्या क्या डेटा एंटर कर सकते हो। देखो तो d इक्वल टू 3, जी की वैल्यू 9.8,
10 Divide- नहीं है सर अभी के लिए। नहीं, वैसे भी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको, तो क्या फायदा। और सर 5 मतलब अब ऐसे क्वेश्चन सर कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.67 इनटू 10 रेज टू द पावर -11, तो उसको मैं न्यूमरेटर में पॉजिटिव 11 कर सकता हूँ ना यार। डिनोमिनेटर में जो 10 रेज टू द पावर -11 Yes, आएगा sir. वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। Yes. और कैपिटल Yes, आर जो कैपिटल आर मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो 6400 और किलोमीटर मतलब कि 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में लाने के लिए, 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप में से देखें, कोई अगर जिसके पास भी कैलकुलेटर है अभी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो मतलब 3 इंटू 9.8 है। और फिर आप देखें बच्चा, अगर आप लोग हेल्प कर पाओ मेरी, कोई हेल्प कर दो मेरी कि इसमें क्या आंसर बनेगा कैलकुलेटर यूज करते हुए, है ना। मोबाइल के कैलकुलेटर से कर लो, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर पर यूज कर रहे हो उससे कर लो, चाहे जिससे भी करो, बेसिकली किसी से भी करो। सर मेरा 5480 आ रहा है। 5000। The 5.51 gram upon centimeter cube. हाँ देखो, अच्छा वैसे अभी हमने भी किया है तो हमारे हिसाब से जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0.054 और इंटू 10 रेज टू द पावर, ये 3 जीरो और 2 जीरो, वहाँ पर 11 6 था, तो ये कुछ बनेगा लगभग, तो 2 और 3 5 6 कैंसिल, 3 यहाँ पर आ जाएगा 54, है ना। ये बन रहा है आपका कुछ, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था लेकिन मैं चाहता था आप लोग के साथ साथ हम भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये 54 5483.42 मतलब ऑलमोस्ट 54,000 आ रहा है यार। बस चेक करें, लगभग 54,000, एक दो डिजिट आगे पीछे हो सकती हैं। सही है बच्चा, यही आ रहा कि 9.3 तो सर 54 सर सर 5 इसके आसपास आ रहा है। है। 5483 आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रही है वैल्यू। नहीं देखो, सर एक जीरो ज्यादा है। मतलब 5400 आएगा आपका कहना ना। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा वेदिका करिए Yes, 5। sir. अच्छा वेदिका ने पूरा आंसर निकाला 5483। ओके चलो यही ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग का भी यही आ रहा है ना, 5483 के आसपास। यस सर। Yes, sir. 548.424 0.25, तो 5483 मान लीजिए। तो इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं रणधीर जी, एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वैसे भी मेरे ख्याल से 9th के सिलेबस में कहाँ पूछते हैं ये सब, ये तो आपको हमेशा हाँ सर ग्रेविटेशन सर में आगे अगर से जैसे मजा आ ऐसे जाएगा। क्वेश्चंस आ गए तो नहीं आएंगे बच्चा, 100% श्योर रहिए। और आप भी सर ये फॉर्मूला सिर्फ अर्थ के लिए एप्लीकेबल है, सारे प्लैनेट्स के लिए? नहीं तो फिर किसी भी प्लेनेट के लिए लगाओ, लेकिन फिर क्या होगा, जिस प्लेनेट के लिए आप डेंसिटी निकालना चाहते हो, रेडियस फिर उस प्लेनेट का रखना आप। और जी भी। अरे हाँ, स्मॉल जी भी प्लेनेट का होगा, लेकिन कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जैसे अगर मुझे मान लो डेंसिटी किसी की निकालनी है ना, मून की निकालनी है, तो डेंसिटी अगर मून पर फाइंड आउट करनी है आपको कि क्या डेंसिटी है, तो आप इसको लिखे 3, ग्रेविटी फिर मून का निकालो आप, डिवाइडेड बाय 4 पाई। कैपिटल जी तो अर्थ और मून सबके लिए एक ही है, और यहाँ रेडियस फिर मून का होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मून का रेडियस कितना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मून पर ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, और अगर ये दोनों वैल्यूज पता होंगी तो निकाल सकते हैं कि डेंसिटी मून की कितनी होगी या फिर किसी भी प्लेनेट की कितनी होगी। सर बट क्वेश्चंस में तो वैल्यू दी जाएगी ना, जैसे मून की डेंसिटी है सब। हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं दी जाएगी, 100% दी जाएगी। सर आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है, लेकिन बस वो जो बाकी बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम यहाँ कैलकुलेट करने में सर बहुत दिक्कत सर कैलकुलेट में टाइम बहुत लग जाएगा। कैलकुलेशन टाइम है और कुछ नहीं। अगर बाकी कैलकुलेटर मिलेगा तो आसानी से हो जाएगा। अरे चलो बच्चा, एक और चीज दिखाने हैं आपको, 2 पॉइंट्स हैं। हाउ जी वेरीज विद द डेप्थ, ये भी क्वेश्चन है। चलो एल्टीट्यूड के साथ तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो तो जी किस तरीके से कम होता है, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब सरफेस पर होंगे ना, ग्रेविटी एट द सरफेस, तो ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने कहा है, लेकिन जब आप सरफेस के नीचे जाते हो, जैसे जैसे हम माइंस में जाते हैं, माइंस में तो जो माइंस होती हैं वो अर्थ के नीचे होती हैं हमेशा, है ना। जैसे तो सरफेस के नीचे जाने पर बेसिकली क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से सर वैरी करेंगे। स्ट्रांग होगी। सर कम कैसे हो सकती है?
देखिए इसमें लॉजिक सुनो, इसमें एक लॉजिक है बच्चा, है ना, आप सुनो। कम होगी। अब नहीं, अब ऐसे नहीं बता पाएंगे, देखो कम होगी हाँ, लेकिन इसका आपका लॉजिक बता दें आपको, ठीक है, सुन लेना, क्योंकि ये ना एक ऐसा लॉजिक है जो नॉर्मली बड़े बड़ों को स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि ये, और ये लॉजिक बेसिकली न्यूटन की ही लॉ में है, मतलब न्यूटन की ही अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ लॉजिक है, तो मैं जस्ट उसको आप तक कम्युनिकेट करने वाला हूँ। मेरा लॉजिक नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, ये न्यूटन का अपना लॉजिक था। उन्होंने ये कहा है कि जब कोई मास किसी प्लेनेट के अंदर होगा, सरफेस के नीचे, तो उस मास पर फोर्स सिर्फ उतने पोर्शन की वजह से लगेगा जो सेंटर से और उस मास के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझाता हूं फिर से, क्या किया मैंने, जहां पर मास लोकेटेड है, जिस पॉइंट पर मास लोकेटेड है, आप उस मास पर एक स्फीयर बनाओ, और जितना पोर्शन इस मास के आउटसाइड रह गया, आउटसाइड का मतलब बेसिकली ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ये न्यूटन की किताब में लिखा है कि इससे फोर्स नहीं लगता। फोर्स किससे लगेगा, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसकी वजह से फोर्स लगेगा। मैं फिर समझाता हूं इसका मतलब क्या है, मैं फिर आपको समझाता हूं। मान लीजिए, देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको। देखो मान लो आपसे कहा जाए कि हमने जो हमारा अर्थ है उससे उसके अंदर चले गए आप, ठीक है, और उसके अंदर कितना अंदर चले गए, तो मैं बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट मान लीजिए ऐसे कुछ, तो बाहर वाला सर्किल हमारा अर्थ है, बाहर वाला सर्किल अर्थ है, और मान लो उससे हम r/2 डिस्टेंस अंदर चले गए, r/2 मतलब हाफ रेडियस, अर्थ के रेडियस का हाफ आप अंदर चले गए, और यहां पर हमने कोई एक पार्टिकल m रखा, और जो अर्थ है उसका मास ऑब्वियसली कैपिटल M है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अर्थ का मास कैपिटल M है, और हम अर्थ के सरफेस से r/2 डिस्टेंस अंदर की तरफ चले गए, मतलब उसके सेंटर की तरफ चले गए। अब मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर दें, और अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा। ये कितना वॉल्यूम होगा, जहां पर मास है वहां तक के स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब सिर्फ इतने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा आपको, जस्ट ये वॉल्यूम, जहां पर हमारा मास m रखा है वहां तक के पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा, इसको v1 डिनोट कर दे रहे हैं, ये वॉल्यूम v1, और इसके बाद का जो वॉल्यूम है, इसके बाद मतलब ये वॉल्यूम जो दोनों स्फीयर के बीच का वॉल्यूम है, ये v2 है। तो वॉल्यूम में v1 कितना होगा और वॉल्यूम में v2 कितना होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वॉल्यूम में v1 इसको कह रहे हैं अंदर वाला, ये वॉल्यूम v1 है, ये वॉल्यूम सेंटर से और जहां पर मास है, सेंटर से और जहां पर मास है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम v1 है, और मास से और अर्थ के सरफेस तक का वॉल्यूम वो v2 है। सेंटर टू द मास v1 एंड मास टू द सरफेस v2। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे सर निकालेंगे। v1 4/3 पाई r/2 क्यूब होगा। हाँ, v1 तो 4/3 पाई, और जो v1 वॉल्यूम है वो कितने रेडियस हुआ, ये रेडियस r/2 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। यस सर। यस सर। तो ये v2 टोटल वॉल्यूम माइनस v1। यस सर, टोटल वॉल्यूम का 1/8 होगा। और v2 निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकालो, बिकॉज टोटल रेडियस तो r है ना, टोटल रेडियस r है। यस सर। देखो ये वैसे नहीं होगा, मैथ में आप सर्कल्स पर नहीं पढ़ते थे कि दो सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, ऐसे तो पढ़ते हो। यस सर। तो आप वहां पर एरिया निकालते हो, हम यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो v2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं, टोटल कितना है, और उसमें से v1 माइनस कर देंगे। अब टोटल कितना है, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब टोटल, और उसमें से v1 को माइनस कर देंगे विच इज 4/3 पाई और r/2 होल क्यूब। एक्चुअली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये जो फैक्टर आएगा, तो v1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वहां पर 8 और 3 24, यानी कि ये बन जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर बनेगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी यहाँ पर 24 का टर्म है, वहाँ 3 का टर्म है, तो 8 × 4 32 माइनस 4 28 बाई कितना बनेगा यार, थोड़ा सा ये 4/6 2 क्यूब 8 और 3 24 यहाँ बन रहा, एलसीएम ले लेंगे 24 का, तो 8 32 माइनस 4 28 आई थिंक, मेरे ख्याल से 28/24, चेक कर लेना आप लोग यार,
मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ क्या यस इससे? सर, यस सर, सही है। और सर 4 से वो मतलब कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 हो गया, और ये 7 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 हो गया। सही है ना यार? सब कुछ कैलकुलेशन सही किया मैंने? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये बताओ कि जो V1 है वो पूरे अर्थ का कितना फ्रैक्शन हुआ? पूरे अर्थ का कितना फ्रैक्शन V1 हुआ? V1 पूरे अर्थ का, देखिए पूरे अर्थ का वॉल्यूम पूरे, सर 1/8 हो गया। हाँ, मतलब कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज V1, ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इक्वल टू V1 इज V1। तो ये कैसे निकालेंगे? V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना? V1 को टोटल वॉल्यूम से तो ये फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो ये कितना आएगा? V1 की वैल्यू है पाई आर क्यूब बाई 6, और अर्थ का पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे पता लगाओ ये कितना फ्रैक्शन बन रहा? 1/8। 1/8। तो 1/8 फ्रैक्शन है। तो अगर 1/8 फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये मास कितना होगा? अगर पूरा अर्थ m मास का है और उसका 1/8 फ्रैक्शन आप अलग कर दो, 1/8 फ्रैक्शन, तो कितना मास उसमें से निकल के चला जाएगा? टोटल मास अगर m है और उसका 1/8 फ्रैक्शन अगर हम कहीं पर सेपरेट कर दें, तो इसका मतलब जो V1 वाला वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास हो गया? तो आंसर हो गया ये मास हो जाएगा m/8, क्योंकि ये 1/8 फ्रैक्शन है। और बाकी का बचा हुआ मास कितना हो जाएगा? टोटल मास माइनस 7m/8। 7m/8। यहाँ तक समझ पाइए? मैथ चल रही है 7m/8। ये समझ रहे? क्योंकि Yes, यहाँ कोई फिजिक्स नहीं लगाई है मैंने, ये सिंपल मैथ है। सर अर्थ का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। राइट, ये मानते हैं, एजम्पशन मानते हैं कि अर्थ का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एजम्पशन मान के चल रहे हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली नहीं होता। इस वक्त तो नहीं लग रहा सर। हाँ सर, सर लेयर्स हर तो की बहुत सब होते हैं। पॉपुलेशन सर बहुत ही अलग है। नहीं तो हम और कह रहे हैं uneven कि है। देखिए हम अभी 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? जिस दिन हम इसरो में जाएंगे या फिर हमें कोई मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हम इतने सिंपल एजम्पशन पे सॉल्व नहीं करते। फिर सर तो हम हमको लोग ने पिछले डेंसिटी निकाली थी, उससे सर वॉल्यूम भी हमारे पास, तो मास निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही देखो, अर्थ ऐसे तो अर्थ परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है भाई। अगर हम बात करें तो अर्थ, अगर हम एक्चुअल फैक्ट पे जाओगे तो पढ़ते नहीं हो कि और अर्थ ओवलेट स्फेरॉइड। हाँ, तो फिर हम तो ये, क्योंकि हम लोग साइंस को ना क्या होता है कि पहले सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में चलते जाओगे ये सब चीज हम कंसिडर करेंगे कि अर्थ स्फीयर नहीं है तो अर्थ डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। बट अभी छोटे लेवल पे हम लोग, राइट, मतलब अपनी लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं यार। आ रही बात समझ में? आया? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. अब न्यूटन के पॉइंट पर आओ। न्यूटन का ये कहना था कि यहाँ पर जो आप मास m रखोगे तो इसको फोर्स कौन लगाएगा? इस मास पर फोर्स कौन लगाएगा? m/8 लगाएगा या 7m/8 लगाएगा? तो न्यूटन ने इसका आंसर दिया कि मास अगर आप अर्थ के अंदर कहीं रखते हो तो सेंटर और उस मास के बीच वाला पोर्शन देखना होगा आपको। मतलब जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे आप, फिर से बोल रहा हूं, सेंटर और जहां पर मास है, सेंटर एंड जहां पर मास है, उनके बीच में कितना फ्रैक्शन इन्वॉल्व है वो देख लो आप। ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो कितना है। तो m/8 है। इसका मतलब इस छोटे वाले मास पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो ड्यू टू m/8 लगेगा, ड्यू टू 7m/8। जीरो आंसर हो जाएगा इसका। इसका प्रूफ भी है, हमारे लिए नहीं है, और ये सब न्यूटन की ओरिजिनल बुक के अंदर प्रूव्ड है, लिखा हुआ है ओरिजिनल बुक में। सर बट अगर हम लोग इनसाइड में जाएंगे तो उधर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब दूसरा फोर्स? फिर वही बात देखो, हम बच्चा रीजनिंग दे ही नहीं पाएंगे आपको। सुनो मेरी बात, हमारी भी कंस्ट्रेंट समझो, हमें आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं समझा सकता। दो रीजन से, एक हमारी मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है, मेरी बात समझो, हमारी मैथमेटिकल नॉलेज जीरो है इस टाइम पर। मतलब जो मैथ चाहिए इसको पढ़ने के लिए, भाई सोचो न्यूटन एक बड़े आदमी थे, एडल्ट आदमी थे यार, उन्होंने जो मैथ लगाई होगी उस मैथ तक तो आप अभी जाओगे नहीं ना। अभी तो आपको कम से कम 8-10 साल लगेंगे उस मैथ को पढ़ने में। तो हम ऐसे प्रूविंग ना आपको करा पाऊंगा मैं, और ना ही आपके इन डाउट को मैं कन्विंस भी कर पाऊंगा। क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रूफ के लिए मैथ चाहिए, मैथ हमने पढ़ी नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि यार ये चीज ऐसे होगी। तो हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा एज इट इज। मतलब ये न्यूटन की वर्ड्स हैं तो आप इसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए कि हाँ सही है कि अगर कोई मास स्फीयर के अंदर कहीं रख दोगे, आप इनसाइड स्फीयर रख दोगे,
तो जस्ट कैलकुलेट द मास विच इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द मास विच यू हैव केप्ट इनसाइड दैट स्फीयर। इन दो के बीच का पोर्शन आप देख लो, एंड ये m/8 की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट करें यूजिंग द सेम फॉर्मूला G(m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। मतलब ये कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस मास पर कितना फोर्स लगेगा, इस मास के ऊपर फोर्स की वैल्यू, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन दिस मास विल बी कैपिटल G, दैट मास स्मॉल m, बट वी विल नॉट कंसीडर द टोटल मास ऑफ अर्थ। कितना कंसीडर करोगे आप? बिकॉज द मास इज इनसाइड स्फीयर, m/8 so just consider m/8 portion and divided by square of distance from the center of sphere। तो वो मास अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है? सेंटर ऑफ अर्थ r/2 तो स्क्वायर ऑफ r/2। सब कुछ वही है, G(m1 m2 r², बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। सिर्फ करेक्शन आपको ये करना है कि जो मास है वो कंप्लीट मास नहीं लेंगे आप, टोटल मास नहीं लेना है आपको बस। अब इनसाइड वाले केस में, इनसाइड वाला केस थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, आपको टोटल मास कंसिडर नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ उतना ही मास कंसिडर करना होता है जितना सेंटर से और वो छोटे मास के तक बीच में होगा। सेंटर से उस लिटिल मास के बीच में जो मास होगा ना, कैपिटल M, अर्थ का पोर्शन, अर्थ का कितना फ्रैक्शन सेंटर से उस पार्टिकल के बीच में है, उस फ्रैक्शन के हिसाब से जो उसका मास होगा, सिर्फ उतना कंसिडर कर लो और आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये एडवांस लेवल कंसेप्ट हुआ आपके लिए। बोलो बच्चा, आप प्रूफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, मैं बता रहा हूँ प्रूफ बच्चा कोई नहीं समझ पाएगा, इवन 12th में भी नहीं है प्रूफ। एक और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, 12th क्लास में भी प्रूफ नहीं है इसका। तो इस फैक्ट को आप विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीजें साइंस में ऐसी होती है जो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, स्पेशली जो ऐसे साइंटिस्टों ने कही है, न्यूटन ने, टेस्ला ने, आइंस्टाइन ने, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को कोई क्वेश्चन मार्क कर भी नहीं सकता। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। सर बाकी साइंटिस्ट्स ने मतलब अर्थ को खोद के ऐसे चेक किया था ना भाई, कौन चेक करेगा? 6400 किलोमीटर का टनल कौन बनाएगा ये बताओ? घर में अगर मतलब साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा खासा करके गए हैं, अरे बहुत बढ़िया सारी काम। चीजें छोड़ के गए हैं। तो आज साइंस ही तो चल रहा, और क्या चल रहा है दुनिया में? आज साइंस ही तो है जिसकी बेस पर आप मेडिकल भी चला, तो मेडिकल भी बेसिकली फिजिक्स के बेस पे ही तो चल रहा है यार। और कैसे चल रहा है? फिजिक्स नहीं होती तो आज आपकी मेडिकल साइंस में नहीं होती, और आज उसी साइंस के भरोसे सब लोग वायरस ढूंढ रहे हैं। आप जरूरत पड़ने के लोग कुछ ज्यादा ही तेज थे। तो फ्रेश माइंड थे ना यार, वो फ्रेश माइंड थे, आज की तरह थोड़ी है। एनीवे यार देखो, तो ये जो कंसेप्ट है ना, हाउ G वेरीज विद द डेप्थ, इस लॉजिक को समझना होगा मुझे। इस लॉजिक को, ये थोड़ा आपके लेवल से डिफिकल्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरे साथ हल्का सा कोऑपरेट करो, आप लोग समझ जाओगे। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हाउ G वेरीज विद द डेप्थ में आओ। सबसे पहले देखिए, हमने क्या कहा है कि जो मास है वो ऊपर से x डिस्टेंस नीचे है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जो वो मास है ना, वहां तक कितना वॉल्यूम है मेरे पास, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना मेरा लॉजिक। ये मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? नहीं वेदिका, स्फीयर है बच्चा, स्फीयर है, वो डायग्राम हमसे बन नहीं रहा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितने रेडियस का है बताओ? ये पोर्शन कितने रेडियस का दिख रहा है आपको? अगर आप टॉप साइड से x डिस्टेंस नीचे जा रहे हो, टॉप साइड से सरफेस से अगर आप x डिस्टेंस नीचे हो, तो सेंटर से आपका ये डिस्टेंस कितना हुआ फिर? टोटल रेडियस आ रहा है r-x। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो -x, इस वॉल्यूम को V1 कह रहे हैं, इस वॉल्यूम को V1 कह रहे हैं। तो वॉल्यूम में V1 जो है इट इज 4/3 पाई, लेकिन ये r-x रेडियस का क्यूब होगा। जबकि टोटल वॉल्यूम कितना है? अगर हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करें अर्थ का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो कितना फ्रैक्शन हुआ, ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन विल बी V1 डिवाइडेड बाय V टोटल, इतना फ्रैक्शन होगा। और ये हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा r-x डिवाइडेड बाय R होल क्यूब डिवीजन में, बिकॉज डिवाइड करते समय 4/3 पाई कैंसिल कर जाएगा। और इतना फ्रैक्शन अगर बनेगा तो मास भी उसी हिसाब से होगा। मतलब अगर आप टोटल मास तो m है, लेकिन ये अंदर वाला पोर्शन अगर आप m डैश मास कह दीजिए, m डैश मास, मतलब m डैश जो है वो मास है कहां से कहां तक का?
बिटवीन, B/W का मतलब बिटवीन सेंटर टू, सेंटर से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर के टू R minus X. हाँ स्मॉल एम। R man. हाँ तो ये एम डैश मास क्या होगा, टोटल मास में आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें, टोटल मास में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कितना मास है। यहाँ तक क्लियर है? एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. यहाँ तक Yes, क्लियर? sir. ओके। अब इस छोटे मास पर फोर्स निकालते हैं, फोर्स, इस छोटे वाले मास पर फोर्स की वैल्यू। तो न्यूटन लॉ लगाएंगे, कैपिटल जी, छोटा मास m, लेकिन फोर्स में अर्थ का पूरा मास इन्वॉल्व नहीं होगा, अर्थ का टोटल मास इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कौन से मास को इन्वॉल्व करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? कैपिटल एम की सर, जगह पर ये जो मतलब ये एम डैश वाला मास जो है, एम डैश वाला मास। आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चे, इसके बाद समझ पा रहे हो कि जब अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो फोर्स Yes, sir. हाँ, जितना अंदर चले गए ना तो सेंटर से वहां तक का मास काउंट करिए आप, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विच इज r माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम एम डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब एम डैश की वैल्यू रखते हैं तो जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहाँ पर r माइनस एक्स का स्क्वायर करना है मेरे को, और एम डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ऊपर r माइनस एक्स क्यूब है। तो एक नीचे r माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर r माइनस एक्स क्यूब है, वो कैंसिल कर जाएगा। और फोर्स को हम मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फोर्स अपॉन मास करने पर आपको g मिलता है, स्मॉल g। तो देखो क्या बनेगा यार, थोड़ा सा एक स्टेप मैं डायरेक्ट वर्बली करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होगा, ये जो r माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर r माइनस एक्स क्यूब है, कैंसिल कर जाएगा, और एक r माइनस एक्स आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। बोलो। Yes, sir. और Yes, sir. डिनोमिनेटर में कैपिटल आर क्यूब मिलेगा, Yes, sir. और कैपिटल जी न्यूमरेटर में होगा, और एक कैपिटल मास न्यूमरेटर में होगा। स्मॉल एम तो चला गया ना, क्योंकि स्मॉल एम से तो डिवाइड कर दिया आपने। Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक है। अब आइए, यहां पर हम लोगों ने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा अभी कि जो g इंटू कैपिटल एम है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, स्मॉल g बराबर g कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये जो पीछे किया था हम लोगों ने, यहाँ पर भी किया था, आपने कई जगहों पर ये चीज कर चुके हो कि जो g इंटू एम है, g इंटू कैपिटल एम, उसको हटा सकते हो, उसकी जगह पर ग्रेविटी एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ये लिख सकते हो, g इंटू कैपिटल एम इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट हम फिर यूज करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर g इंटू कैपिटल एम को हटा देंगे, इस चीज को रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह पर लिख देंगे ग्रेविटी एट द सरफेस इंटू आर स्क्वायर, और फिर r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और ये g डेप्थ पे आ गया। अब आपने डेप्थ की ग्रेविटी निकाली है, तो ग्रेविटी किसी डेप्थ पे जाने पर क्या होगा, ग्रेविटी एट द डेप्थ इक्वल टू द ग्रेविटी एट सरफेस। और अब ये आर स्क्वायर में से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल करके एक आर डिनोमिनेटर में बचेगा आपके, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। ये मैंने डेरिवेशन कराई है आपको, ये ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला है। यूज करके दिखा रहा हूँ एक बार, है ना, अभी रुक जाओ, यूज करके दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो जो हमारा अर्थ है उसकी सरफेस से, एक मिनट यार थोड़ा सा, अर्थ के सरफेस से अगर हम मान लो नीचे की तरफ चलते हैं, और कितना नीचे जाते हैं, मान लीजिए कोई भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं। देखो एक मिनट यार, तो डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाएं यार, पहले ये गंदा डायग्राम लग रहा है। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अगर हम मान लो सरफेस से r/4 डिस्टेंस नीचे आ जाए, r/4 डिस्टेंस, r/4, या और बेटर वे में आपसे क्या कह देता हूँ, r/4 छोड़ो, आप ये कह दो कि सरफेस से आप 1000 किलोमीटर अंदर चले गए, 1000 किलोमीटर अंदर, तो यहाँ पर ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी, जबकि आपको ये पता है
कि जब सरफेस पे थे तो आप 9.8 थी वैल्यू, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी थी। तो अगर हम उससे 1000 किलोमीटर अंदर जाते हैं, देखिए अभी पीछे आपको बताया था कि अगर आप 1000 किलोमीटर ऊपर चलते हो, सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर गए, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जी एल्टीट्यूड वाला, और वो कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी कुछ 7.33 क्या, 7.33 है ना। अब आपको अंदर चलना है, नीचे की तरफ 1000 किलोमीटर नीचे चलो, ऊपर के बजाय अर्थ के अंदर घुसे अगर, मतलब मान लो टनल करके और टनल करके अर्थ के अंदर जाएं 1000 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगी ग्रेविटी। तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला सरफेस वाली ग्रेविटी जी सरफेस, और यहाँ पर आर माइनस स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब ग्रेविटी एट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए जी एट द सरफेस ब्रैकेट में आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला, जिसमें एक्स जो है वो डेप्थ है कि कितनी डेप्थ पे आप गए हो। तो फिर अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो यहाँ पर तो 1000 किलोमीटर जा रहे हो, तो फिर 1000 किलोमीटर वाले के लिए क्या करेंगे, ग्रेविटी 1000 किलोमीटर डेप्थ पे जाने पे जब होगी 1000 किलोमीटर पे, तो 9.8 हो गया सरफेस, 6400 किलोमीटर रेडियस होता है, 1000 किलोमीटर आप अंदर चले गए, डिवाइडेड बाय 6400, तो ये 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, बेसिकली ये 9.8 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 64 ये बनेगा वैल्यू फिर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर वही कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो आप में से फिर एक बार आप लोगों से मैं कहूंगा कि मेरी हेल्प करूं कि क्या वैल्यू बनती है ये 9.8 इंटू 54 एंड डिवाइडेड बाय 64। तो एनीबडी हु कैन हेल्प कि क्या वैल्यू बन रही है इसकी में। सर 8.26 सर 8.2 सर, सर 8.26 ठीक, 8.26 8.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि ग्रेविटी फिर कम हो जाएगी। देखिए ग्रेविटी दोनों तरफ कम होती है, आप अर्थ मैक्सिमम ग्रेविटी सरफेस पे होती है, मैक्सिमम ग्रेविटी सरफेस पे होगी, आप उसके ऊपर जाओगे तब भी रिड्यूस करोगे, नीचे जाओगे तब भी रिड्यूस करोगे, लेकिन कहाँ आप ज्यादा तेजी से रिड्यूस कर रहे हो, 1000 किलोमीटर ऊपर गए तो 9 तो जहाँ पर एल्टीट्यूड सबसे ऊपर ज्यादा होगा वहां नहीं पर नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ज्यादा सर, मतलब ऊपर रेट जाने से ज्यादा होगा डिक्रीज होगा। और हाँ। नीचे रेट यस सर। रेट कम हो, दोनों 1000 किलोमीटर है भाई। देखो 1000 किलोमीटर ऊपर गए तो 9.8 से 7.33 हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन उतना ही 1000 किलोमीटर जब आप नीचे जा रहे हो, सेम 1000 किलोमीटर नीचे जाओ तो आप 9.8 तो से, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नहीं बढ़ा कहाँ, कम हुआ यार सर घट जाता है, सॉरी घट जाता है, डिफरेंस थोड़ा दोनों कम में- होता है। सर डिफरेंस दोनों में कम ही होता है सर। हाँ मतलब डिप होगा, 9.8 से डाउन हो जाएगा, लेकिन चले गए तो क्या मतलब एल्टीट्यूड के कंपेयर में डेप्थ पे जाने पर ग्रेविटी थोड़ा सा कम रिड्यूस होगी। नहीं समझ में आया? यस सर। सर सर, आवाज यू आर नहीं आ रही। इनऑडिबल। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि डेप्थ पे जाओगे ना, अगर आप जितना डिस्टेंस आप एल्टीट्यूड पे सर जा अगर रहे हम हो, लोग और इस लॉजिक से अगर आप अर्थ के सेंटर पे आ जाओ तो क्या ग्रेविटी होगी, सेंटर पे पहुंच सर जाओ, जीरो हो जाएगी सर। जीरो हो जाएगी। एट सेट 0 हाँ सर एट, सर जीरो हो जाएगी, Zero। क्योंकि यहाँ पर 1000 की जगह 6400 हो जाएगा सर ना, जीरो होगी। ग्रेविटी बिकम्स 0। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0। सर बट इतना गर्म होता है कि सर को जा नहीं सकता वहां पर। यस सर। सर सेंटर में जा ही नहीं सकते, जल जाएंगे। थियोरेटिकल है बच्चा, ये हाँ सर, सर ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो सर जीरो आएगा सर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है सर, जल के मर जाएगा सर वहां पर। प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल हीट नहीं होती है, है। थियोरेटिकल है ये, थियोरेटिकल। और इसका एक ग्राफ आता है बच्चा, वो बता दें आपको लास्ट में। अब ये कंसेप्ट आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, मतलब ये अब आपका क्लास 11th का एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से कवर हो गया है, मतलब स्पेशली स्कूल एग्जाम्स के लिए तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना होगा। क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स के लिए भी आपको कवर करा दिया है कि अगर आप यहाँ पर मतलब अगर हम कैलकुलेट करें कि क्या रिलेशन बनेगा, तो जी की वैल्यू अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे लूं और यहाँ पर मैं कोई स्मॉल आर डिस्टेंस कह रहा हूँ, स्मॉल आर मतलब कि स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से है। देखिए स्मॉल आर कहने का मतलब क्या होगा ना, ये अर्थ के सेंटर से, एक बार फिर से समझना मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ कि स्मॉल आर क्या है वो बता दूं आपको।
तो स्मॉल आर हम इस चीज को कह रहे हैं यार, अगर हमारा अर्थ का सेंटर है तो इससे हम कोई डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो इसको स्मॉल आर कह रहे हैं। एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इक्वल टू स्मॉल आर। तो जब मैं आपसे कहूंगा स्मॉल आर इक्वल टू 0 तो क्या मतलब हुआ, हम लोग कहाँ पर हैं? स्मॉल आर इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पर है? सर सेंटर में ही है। सेंटर पे सेंटर पे तो वहां जी 0 है। जब मैं कहूँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तो हम कहाँ पर हैं? सर हम क्रस्ट पर हैं। सरफेस पर आ गए। यस सर, surface. सरफेस पर आगे सर ये क्रस्ट पर तो आता है। वहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यस सर। तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 तो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट हुआ ना, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यहाँ कहीं पर होगा। तो जब आप 0 से कैपिटल आर की तरफ बढ़ोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? यहाँ पर जी 0 सर है इंक्रीज Increase करेगी। इंक्रीज करेगी। Increase. और यहाँ पर आप करेगी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे? एक सर बट इंक्रीज। ये जो सेंटर से सर जो सेंटर में जाते हैं उसमें ग्रेविटी ज्यादा क्यों होती है एल्टीट्यूड से सर? ये बढ़ेगा, एक मिनट सुनो। और उसके बाद जब फिर आप आगे जाओगे तो याद करो उसके बाद क्या वैल्यू आई थी। जैसे ही आप बाहर 1000 किलोमीटर पे गए तो कितना हो गया था? 7.33। और ऊपर गए तो ग्रेविटी और कम हो गई। होगी फिर से। Decrease. सर मैक्सिमम ग्रेविटी सर क्रस्ट पर होती है और उसके साथ ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे सर डिक्रीज होती हाँ, तो जाएगी। ये कर्व, यहाँ पर कर्व आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कर्व होता है यहाँ पर। सर डिसेलेरेशन का कर्व। अब जैसा भी कर्व है, मैथ का कंसेप्ट है, यानी कि मैक्सिमम ग्रेविटी एट द सरफेस है विच इज अराउंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अलावा दोनों तरफ कम होता है, अंदर भी कम होता है और बाहर भी कम होता है। सरफेस के अंदर तो सर सर, जल्दी वहाँ डिक्रीज पे होनी चाहिए straight थी line सर बनी। वैल्यू। पर फिर सर उसको सरफेस सर जब 0 पॉइंट से सर 9.8 तक सर पहुंच रहा है तो सर वो भी एक काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ही हुआ। नहीं यार, वो एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो सर वो बच्चा। डायरेक्ट है सर, वो डायरेक्टली सर 0 से 9.8 जब तक पहुंच रहा है सर एक रेगुलर पे तब तक चलेगा और फिर कर्व हाँ। नहीं होगा। कर्व इसलिए नहीं होगा, वो मैथ का कंसेप्ट है। एक्चुअली मैथ में क्या होता है कि जब आपके रिलेशन में ना स्क्वायर आ जाता है तो आपको पैराबोला या हाइपरबोला हो जाता है। तो हाइपरबोला करवा जाएगा। यहाँ पर देखो, Yes, sir. यहाँ पर सर इसमें हाइपरबोला कर्व आ जाएगा। सुनिए बच्चा, यहाँ पर सिर्फ x है, न्यूमरेटर x न्यूमरेटर में है और उसकी डिग्री 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली ये मैथ का टॉपिक है। यस आप इसको Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा। लेकिन जो डेप्थ वाला था ना, एल्टीट्यूड वाले में ये रिलेशन नहीं था। एल्टीट्यूड वाले में देखो क्या था, एल्टीट्यूड पे हाइपरबोला बनेगा। एल्टीट्यूड वाले में नीचे स्क्वायर है और वो हाइट नीचे है और उसका स्क्वायर है, इसलिए वो कर्व है। ये मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक sir. कंसेप्ट है। यस सर। Yes, sir. उसके सर हाइपरबोला बनेगा सर, हाफ हाइपरबोला। बस ये आपका कंसेप्ट है ना। लेकिन सर जी की वैल्यू जल्दी डिक्रीज हो रही है सरफेस के अंदर तो सर, क्योंकि 50,000 से ज्यादा जब हाइट होगी ऊपर तब वैल्यू 0 होगी, पर यहाँ 6400 पे ही 0 हुई जा रही है। तो सर जी की वैल्यू सरफेस के अंदर जल्दी डिक्रीज हो रही है मतलब? नहीं, सरफेस से जब आप अंदर बढ़ते हो तो पहले तो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, सेंटर के पास पहुंचने पर बहुत तेजी से कम होने लगती है। देखिए सर यही चीज एक अगर मिनट सर बच्चा, ज्यादा डिस्टेंस हम Yes, sir. एल्टीट्यूड में कवर करें। एक मिनट को बता रहे हैं ना यार, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटर लेकर रेडी रहो, है ना। कैलकुलेटर के साथ रेडी रहना, है ना। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। देखो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो अब ये जो जहां पर इसका पीक देख रहे हो वो रेडियस है, 6400 किलोमीटर है। ये सब कुछ किलोमीटर में है, ठीक है। इसके बाद अगर आप उसमें 1000 ऐड कर दो यानी कि 7400 और 1000 लेस कर दो यानी कि 5400, तो 7400 एल्टीट्यूड हो गया और 5400 डेप्थ हो गया। हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट किया है। 7400 पर क्या वैल्यू आई थी आपके पास? तो 7400 के सामने जो वैल्यू बन रही है वो 7.33। 7.33 7.33. ठीक। और 5400 मतलब 1000 जब डेप्थ पे गए थे तो क्या वैल्यू आई थी? 8.26। 8.26. यानी इसके यहाँ पर वैल्यू ऊपर होगी, ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी ऐसे। आप 2000 किलोमीटर चलो, 2000 6400 प्लस 2000 करो, 8400 और 6400 माइनस 2000 करो यानी कि 4400। एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से। तो हाइट वाला तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है मेरे पास। देखिए हाइट वाला कैलकुलेटेड है ये,
है ना, हाइट वाला कैलकुलेटेड है, एल्टीट्यूड पर कैलकुलेटेड है। आपको एक काम करते हैं, इसका एक काम करते हैं, सुनो, इस टेबल को भी ले चलते हैं वहां पर और आपको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस टेबल को ले चलो वहां, आप उसको समझोगे, ज्यादा बेटर तरीके से समझ जाओगे कि क्या होता है। देखो एल्टीट्यूड का तो ऑलरेडी बना है ना, अब आप डेप्थ का बनाओ, डेप्थ वाला बनाइए। चलो एल्टीट्यूड को ऑलरेडी बना है तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, डेप्थ वाला बनाते हैं। अब आप इसी के बगल में डेप्थ का बनाओ कि अगर आप 1000 डेप्थ पे चलते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। 1000 की डेप्थ पे जाओ, 2000 डेप्थ पे जाओ, 3000 की डेप्थ पे जाओ और देखो क्या वैल्यू बनती है, और फिर कंपेयर करेंगे इसको। तो 1000 डेप्थ वाला तो आपने कैलकुलेट किया था, अभी कितना बता रहे हो फिर से? 8.26। 2000 फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला ये है, जी डेप्थ वाला फॉर्मूला ये है, इट वाज 9.8, न्यूमरेटर में 6400 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में फिर 6400। तो अब कि आप यहाँ पर 2000 रखें, यहाँ 2000 रख दीजिए, एक्स की जगह 2000 कर दो। सर 7.15 3000 रख लो, 6400 माइनस 3000 कर लो, अपने आप कंपेयर कर सकते हो। 6.17 3000 पे बता रहे हो ना, 17 ओके। अब एक डायरेक्ट काम करते हैं, आप 8000 रखो, 8000 पे क्या हो रहा है? 8000 जी माइनस में हो जाएगा, ये समझे? सर पर माइनस में तो सर ग्रेविटी पॉसिबल है। यस सर, माइनस माइनस में हो जाएगा। तो इस अरे उतनी डेप्थ हो ही नहीं सकती, जब रेडियस ही 6400 किलोमीटर का है तो आप 8000 किलोमीटर पे कैसे चले जाओगे? तो अर्थ का साइज ही नहीं उतना। 5000 पे क्या हो रहा है? 5000 चेक करो, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ ना। 5000 पे क्या हो रहा है? 5000 यहाँ पर x की जगह 5000 रखो। 4.64 4.64 4.64 ये 5000 पे, 5000 पे 6000 लास्ट है, ये 6000 पे सर 4.26 या सर 4. देखो। तो 6000 तक की हाइट पर क्या हो रहा है? 6000 तक की हाइट पर, 6000 तक की हाइट पर डेप्थ वाला हमेशा ज्यादा आ रहा है। 1000 पर ये 7.33 था, ये 8.26 है। ये 5.68 है 2000 पे, ये 7.15। 3000 पर बाहर 4.53 है, अंदर 6। तो अंदर वाली वैल्यू तो बाहर वाले वैल्यू से हमेशा ही ज्यादा रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप 6400 पहुंचते हो, अचानक से 6400 अचानक से आपको जीरो मिलता है, बहुत तेजी से वैल्यू कम हो जाती है। सर 5000 वाले की वैल्यू सारे डेटा गलत 2.14 आ रही है। यस सर, सारे डेटा गलत है सर सारे गलत। कंप्यूटर में आंसर ही नहीं आ रहे हैं ये जो आप सर लिखे हुए हैं। 6000 वाले की 0.6125 है। मैं वही कह रहा था ना, कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहिए। Yes, फिर से एक मिनट यार, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया तुम लोग कैलकुलेशन में। सर पहला 5000 वाले की वैल्यू 2.14 आ रही है। सर 2.14 आ रही है 5000 पे। 5000 2.14 ना, 6000 पे 0.62 6000 पे 0.62। तो देखो क्या हुआ ना कि कुछ डिस्टेंस तक क्या होता है, कुछ डिस्टेंस तक के लिए, मतलब सम डिस्टेंसेस तक की बात करो तो 1000 2000 3000 तब तक तो क्या हो रहा था कि अंदर आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि बाहर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और अंदर की वैल्यू फॉल करने लगती है बहुत तेजी से, और इसीलिए वो जीरो की तरफ भागता है अचानक से। 6400 करते ही वो वैल्यू जीरो हो जाती है, जबकि बाहर जीरो होने के लिए दोनों में सर एक ब्रेक आया है, पहले सर धीरे धीरे हो रही थी और फिर एकदम से नीचे गिर गई। डेप्थ वाली बहुत तेजी से गिरती है, डेप्थ वाली धीरे धीरे कम होती है। 9.8 से 8.26 फिर 8.26 तो 4000 पे आधी हो जा रही है। 4000 पे क्या वैल्यू बन रही है? वो लगभग 3.675 3.75 675 मतलब 68 मान लेते हैं ना उसको। सर ऐसे- 2000 में भी आधी हो जाती है। 6.7 और हाँ बच्चा ऐसे ही चलता है वो, मतलब 4000 पे लगभग बराबर आ गए दोनों, लगभग बराबर आ गए। 4000 इधर और 4000 यस इधर। सर। तो मतलब सर Yes. आप अगर आप 4000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे जाओ और 4000 की डेप्थ पे जाओ तो सेम ग्रेविटी हो गई। उसके बाद डेप्थ वाला बहुत तेजी से फॉल डिक्लाइन करता है और एल्टीट्यूड वाला धीरे धीरे कम होता है। सर 3000 पे सर इसका 5.2 कोई होगा। पर्टिकुलर रीजन है?
नहीं बच्चा, रीजन कोई नहीं है इसका, समझो ये तो मैथ है बेसिकली, रीजन थोड़ी है, नेचर का कोई रीजन नहीं हो सकता ना यार। जो चीज नेचुरल है उसका रीजन कैसे, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रीजन नहीं बता पाएंगे इसका। जैसे ग्रेविटी जो है, मतलब रीजन नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, अर्थ यूनिवर्स नेचर में दिए गए हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ ये नहीं बता सकते यार। आप इसकी स्टडी कर सकते हो ताकि इसके बेस पर आप दूसरे एक्टिविटीज कर पाओ, लेकिन इसके कॉज पे, जैसे क्या होता है, ग्रेविटी की इतनी स्टडी हम क्यों करते हैं, इसके लिए करते हो आप। ग्रेविटी के बारे में समझ करके आप सैटेलाइट्स लॉन्च करते हो जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अगर आपको ग्रेविटी का आइडिया नहीं होगा ना कि आप सैटेलाइट को कितनी ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हो, तो आपको कैसे, जैसे तो आपको, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पर जी की क्या वैल्यू है, ग्रेविटी कितनी वैल्यू है यहाँ पर जहाँ पर आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ग्रेविटी यहाँ पर कितना है, क्योंकि जब तक आपको यहाँ जी की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितना भारी सैटेलाइट होना चाहिए, कितनी स्पीड से चलना चाहिए, कितने रेडियस में अर्थ के चक्कर लगाना चाहिए। और सैटेलाइट्स की वजह से आपको पता है कि आज की दुनिया में आप क्या क्या बेनिफिट लेते हो। ये जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। सर पर हर कंट्री से दूसरी कंट्री पे नजर भी रख सकती है अच्छे से, तो अमेरिका का एग्जांपल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, तो अगर हमारे को ग्रेविटेशन की स्टडी न की गई होती साइंटिस्टों ने, तो क्या आज हम सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते, और क्या हम ये नहीं जो सर, वेदर फोरकास्ट है, सर और हर बार सर गलत हो जाता है सारी कैलकुलेशंस। तो फिर आप ये जो गूगल मैप और ये जो दुनिया भर की चीजें देख पा रहे हो, आज जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसके पीछे रीजन तो न्यूटन का ही है। अगर न्यूटन ने ग्रेविटी नहीं बताई होती तो आज की एक डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। सर पर कोई दूसरा साइंटिस्ट भी ढूंढ सकता था। अब ऐसे तो यार सर पता नहीं ना सर उसके सर पे एप्पल गिरा कि नहीं गिरा, दूसरे नहीं, साइंटिस्ट के ऊपर। बात सही है भाई, वो नहीं होते कोई और होता मे बी, अब क्या पता दूसरा इतना इंटेलिजेंट होता कि नहीं होता। अब लेकिन उन्होंने ग्रेविटी में भी इतना डेप्थ में सब बता दिया, कोई और पता नहीं बता। ये हो सकता है कि जो डेप्थ में वो प्रेशर ज्यादा लगता है, इसी की वजह से सर